ट्रायल की जर्नी कैसे होती है? देखो, क्रिमिनल ट्रायल की जर्नी शिवानी इस तरीके से होती है कि किसी भी इंसान के साथ जब कुछ गलत हुआ होता है तो वो पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर के एक रिटन कंप्लेंट देते हैं। तो जनरली हर लॉ स्टूडेंट को ये पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनके लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना अरेस्ट करने के लिए ना ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के ना तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो ना ही आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि कॉग्निजेबल हैं और कुछ सेक्शंस हैं जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में नीचे लिखा हुआ होता है कि ये ट्रायलेबल बाय कौन सी कोर्ट से ट्रायलेबल है। जब हम शेड्यूल्स को देखते हैं सीआरपीसी के अंदर तो उसमें बड़े क्लियर तरीके से ये स्पेसिफाइड है कि कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो जब भी अगर हम जो भी इंसिडेंट डिस्क्लोज कर रहे हैं अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस की ये ड्यूटी है और पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि एक्यूज को अरेस्ट करना जरूरी है तो वो उसको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है कि जिस मोमेंट उसको अरेस्ट किया है, मतलब अरेस्ट मेमो में जिस मोमेंट का टाइम पीरियड है तब से 24 आवर्स का टाइम काउंट किया जाता है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए। और उसमें जो ट्रैवल का टाइम है वो हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। ट्रैवल का टाइम काउंट नहीं किया जाता कि 24 आवर्स का ट्रैवल का टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि हमें पुलिस कस्टडी की जरूरत है या नहीं है, या आप हमें इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। तो इन सारी चीजों के बाद टाइम पीरियड देखा जाता है कि जो ऑफेंस है उसमें मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट कितनी है। अगर मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट 7 ईयर्स तक है तब जो टाइम लिमिट है चार्जशीट को फाइल करने की वो 60 डेज है। अगर 7 ईयर से अबव है तो 90 डेज है। और ये जो टाइम है ये तब से काउंट किया जाता है जब एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। जिस दिन वो जुडिशियल कस्टडी में गया, मतलब तिहाड़ जेल गया या किसी भी जेल में गया, तब से वो टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा 60 डेज और 90 डेज का। उसके बाद कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल होती है, मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं और एक्यूज को समन करके बुलाते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा और आप कोर्ट में आओ। उसके बाद उसको चार्जशीट की कॉपी सप्लाई की जाती है। चार्जशीट की कॉपी सप्लाई करने के साथ साथ उससे बेल बॉन्ड लिए जाते हैं और उन बेल बॉन्ड्स को फर्निश किया जाता है। ये सारी चीजें करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब एक तारीख लगाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप कंप्लायंस कर लो कि अगर कोई डॉक्यूमेंट चार्जशीट में आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट आपको सप्लाई नहीं हुआ है तो आप उसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन मूव करा करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से वो डॉक्यूमेंट ले सकते हो। और आपको लगता है कि अगर पूरी की पूरी फाइल कंप्लीट है आपके पास जो है तो आप अगली तारीख पे आकर के चार्ज पे बहस करेंगे। तो उसके बाद जो एडवोकेट हैं वो ये देखते हैं कि चार्ज पे डिस्चार्ज सीक होता है या नहीं होता। मतलब अगर एक्यूज का रोल बड़ा लिमिटेड सा है और ऐसा कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ नहीं है, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डिस्चार्ज सीक किया जाता है। अगर एडवोकेट साहब को लगता है या डिफेंस लॉयर को लगता है कि डिस्चार्ज सीक नहीं हो सकता और चार्जेस प्राइमा फेसाई बनते हैं तो चार्जेस फ्रेम होने के बाद फिर जो केस है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस पे लग जाता है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो एक एक करके अपने गवाहों को बुलाता है और डिफेंस लॉयर्स उन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद जब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस खत्म हो जाते हैं तो सेक्शन 313 की स्टेटमेंट होती है जिसको स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज कहा जाता है। उसमें मजिस्ट्रेट साहब उसको बताते हैं कि इस गवाह ने आपके खिलाफ ये सारी चीजें बात कही हैं, आप क्या कहना चाहते हो। तो उसमें एक्यूज जो है वो अपनी स्टेटमेंट करके बताता है। वो जो स्टेटमेंट होती है वो ऑन ऑफ नहीं होती, बस मजिस्ट्रेट साहब ये जानना चाहते हैं कि एक्यूज अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है। उसके बाद वो एक्यूज को एक मौका देते हैं अपने डिफेंस में एविडेंसेस को लीड कराने का। अगर एक्यूज अपने डिफेंस में कुछ लोगों को विटनेस के तौर पे बुलाना चाहता है तो वो उनको बुलाता है और प्रोसिक्यूशन जो है वो डिफेंस के जो विटनेसेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद जो केस है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए लग जाता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद जब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के दोनों अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद जो केस है वो जजमेंट पे लग जाता है। जजमेंट वाले दिन जज साहब सिर्फ इतना बताते हैं कि आप कन्विक्टेड हैं या एक्विटेड हैं। अगर आप एक्विटेड हैं तो आपसे 437A के बेल बॉन्ड्स लिए जाते हैं और उसके बाद आपका ये केस खत्म हो जाता है। अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तब उसके बाद एक तारीख लगती है आर्ग्यूमेंट्स ऑन सेंटेंस कि आपको कितनी सजा दी जाएगी। मतलब जिन जिन ऑफेंसेस के लिए आपको कन्विक्ट किया गया है उसमें ये देखा जाएगा कि आपको मैक्सिमम कितनी सजा दी जाएगी। तब प्रोसिक्यूशन ये जनरली ये कहता है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सजा दी जाए और डिफेंस लॉयर ये कहते हैं कि कम से कम सजा दी जाए। तो दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद जज साहब उस पर सजा सुनाते हैं। उसके बाद जो डिफेंस लॉयर्स हैं कन्विक्शन के बेस पे अपील फाइल करते हैं। अगर एमएम ने कन्विक्शन करी है,
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कन्विक्शन करी है तो हम सेशन कोर्ट्स में अपील करते हैं जनरली, और अगर सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन करी है तो जनरली हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जर्नी है क्रिमिनल ट्रायल की। और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि एक्यूज ने ही इस पूरे की पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया। यहाँ पे एक्यूज को तब ही साबित करना पड़ेगा जब प्रोसिक्यूशन कुछ एस्टैब्लिश कर पा रहा होगा। अगर प्रोसिक्यूशन ही कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा तो एक्यूज को अपने डिफेंस में कोई विटनेस लाने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सर।